गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे कॉमन एरर्स से, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा जब आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉमन एरर्स आते हैं वो करेंट अफेयर्स पे आधारित होते हैं, जो हाल फिलहाल में चल रहा होता है उसी पे आधारित होते हैं। खासकर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक से रिलेटेड टॉपिक्स पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो देखने में थोड़ा बड़ा रहता है। अगर आप एसएससी के कंपेयर में करें तो ये थोड़ा बड़ा रहता है, और बड़ा रहने के साथ साथ अगर इसके आंसर को देखें तो बहुत ही इजी रहता है, कोई टफ नहीं होता है। आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ करके बना सकते हैं। तो कॉमन एरर्स डील करने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, साथ में एडिटोरियल को देखते रहें। चलिए बात करते हैं आज के कॉमन एरर्स की। तो पहला कॉमन एरर लिखा हुआ है, द सेंटर विथ इट्स ट्रांसपेरेंट स्कोर्स एंड डेटा फॉर ईच पैरामीटर एंड सब टॉपिक मेड अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन सीक टू क्रिएट अ रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम। देखिए, सबसे पहले मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मुझे आंसर नहीं मिला तो एक एक करके मैं देखूंगा। तो सबसे पहला काम होता है सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसका वर्ब है सिक। यहाँ से यहाँ तक कॉमा स्टार्ट होता है, यहाँ पे कॉमा एंड होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बातें कही गई वो एडिशनल बातें कही गई। तो कहा गया द सेंटर विथ इट्स ट्रांसपेरेंट स्कोर्स एंड डेटा फॉर ईच पैरामीटर एंड सब टॉपिक मेड अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो सेंटर वांट्स टू क्रिएट, सिक का मतलब होता है वांट, या सिक का मतलब कह सकते हो अटेम्प्ट, कोशिश करना, अटेम्प्ट, या फिर कह सकते हो ट्राई। तो आप सोचो, सेंटर अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो सेंटर वांट होगा या वांट्स होगा, तो वांट्स होगा, तो यहाँ पे सिक नहीं होगा, सिक्स होगा। द सेंटर सिक्स टू क्रिएट। और जब तक आपको सब्जेक्ट और वर्ब पता नहीं है तब तक आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कॉमा और यहाँ कॉमा, ये दोनों एडिशनल हो गया, इसके बाद जो आएगा वो वर्ब होता है, ठीक है। तो सिक्स हो जाएगा सिक के जगह पे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर। इंडियाज स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंड, CONTEND, एक होता है CONTENT, एक कंटेंट है, एक कंटेंट होता है। अगर प्रीपोजिशन की बात करें कि दोनों के साथ आपको विद लगाना होता है, कंटेंट के साथ भी विद लगता है, कंटेंट के साथ भी विद लगता है। इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड विथ, संतुष्ट होना, कंटेंट। और अगर बात करें कंटेंट का तो इसका मतलब होता है कोप विथ, कोप विथ कह सकते हो, या फिर कह सकते हो ग्रैपल विथ, सामना करना, ग्रैपल विथ। एग्जामिनेशन में आता है कॉमन एरर, कोप के साथ अप लगा दिया जाता है, कोप अप विथ नहीं होता है, याद रखिएगा, कोप विथ होता है। और कोप विथ का मतलब होता है उसके सामंजस्य स्थापित करना, उसके साथ सामना करना, हैंडल करना, डील करना, ठीक है। तो कंटेंट यहाँ पे है ग्रैपल के सेंस में, कोप के सेंस में, कोप विथ के सेंस में, यानी यहाँ तक कोई एरर नहीं है। इंडियाज स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंड विथ नॉट जस्ट पैची एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बट मेजर इक्विटी इश्यूज। इक्विटी का मतलब होता है जस्टनेस, जस्टनेस का मतलब होता है कि सबको समान अधिकार प्राप्त हो। इश्यूज दैट हैज़ कम टू फोर, कम टू फोर एक फ्रेज होता है, कम टू FOR ही है, FOR नहीं है, फोर मतलब सामने आना, कम टू फोर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब देखिए इसमें एरर ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब है, तो वर्ब जो आया होगा हैज़, वो किसी के लिए आया होगा। अगर वर्ब यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है तो ये किसी के लिए तो आया होगा ना। देखिए यहाँ हैज़ है, किसी के लिए आया होगा, किसके लिए आया है, तो इक्विटी इश्यूज़ के लिए आया है। इश्यूज़ है, इश्यूज़ क्या है, सिंगुलर है या वर्ब है, सिंगुलर है या प्लूरल है। दैट पहले देखो, दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। तो इश्यूज़ के लिए वर्ब यूज़ करना, तो हैज़ होगा कि हैव होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैव, यानी एरर आपका 3 वाले पार्ट में हो जाएगा। लास्ट देखिए, व्हाट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस इज दैट गवर्नेंस प्रोसेसेस आर वीकेस्ट लिंक इन सम स्टेट्स। व्हाट इज़ एविडेंट, सही है, फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस,
एजुकेशन मिनिस्ट्री के एनालिसिस से जो एविडेंट है इज़ दैट, इज़ आया है एनालिसिस के लिए, गवर्नेंस प्रोसेस जो शासन करने की जो पद्धति है, आर वीकेस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री है किसका, वीक मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर का सुपरलेटिव डिग्री वीकेस्ट होता है, इसलिए द वीकेस्ट यहाँ पे लगेगा, सुपरलेटिव के पहले द लगता है, एरर इसमें 3 में हो गया। तो पहले वाले एरर सब्जेक्ट सेंटर है, सेंटर के लिए वर्ब आया है सिक के लिए 6 हो जाएगा, सिंगुलर। दूसरे वाले में एरर आपका हो गया हैज़ की जगह पे हैव होगा क्योंकि यहाँ पे इश्यूज़ के लिए आया है, और थर्ड वाले में क्या होगा, वीकेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है इसलिए इसके पहले द लगेगा। अब बात कर लेते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल की अगर बात करें तो आज का एडिटोरियल जिसका टाइटल आपने आप देख रहे हैं, अ स्कूल रैंक्स सरकार के द्वारा, यानी जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, और लिया गया था रादर आई शुड टेल, जिसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों के जो स्कूल्स हैं उसको रैंकिंग दी गई है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे उसको एक इंडेक्स के तहत उसका एक रैंक तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसी के बारे में आज बात करेंगे। इसका नाम रखा गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेडिंग दिया गया, और इंडेक्स का मतलब सूचकांक। ठीक है, आगे देखते हैं। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, वैसे स्टेट जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हाई सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विथ गुड स्कूल्स कैन, जिनके स्कूल्स अच्छे हैं, कैन क्या कर सकते हैं, नज का मतलब होता है पुश और इनकरेज कर सकते हैं अदर्स, दूसरे राज्यों को, इफ़ दे हैव द पॉलिटिकल विल, अगर उनकी पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो, यानी लेखक कहना चाह रहा है कि जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं या जहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं वे दूसरे राज्यों को इनकरेज और प्रेरित कर सकते हैं अगर उनके पास पॉलिटिकल विल होगी तो, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू सेट स्टेट्स इनटू कॉम्पिटिटिव मोड। जो यूनियन मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसने क्या कोशिश कर रही है, वो क्या कोशिश कर रही है कि जितने भी राज्य हैं उनके बीच में क्या करना, प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव मोड में लाने की। यानी अगर आपकी तुलना, आपका अगर ग्रेड बताया जाए सबों के सामने तो आपको तो लगेगा ना कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो उनके बीच में कंपटीशन का ये मोड ला रहा है, यानी फीलिंग ला रहा है। इन अपग्रेडिंग देयर स्कूल एजुकेशन सिस्टम बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोग्रेस विथ अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इन अपग्रेडिंग देयर स्कूल्स, कॉम्पिटिटिव कौन सा मोड में, कि अपने स्कूल्स को अपग्रेड करें, आप उसको और बेहतर बनाएं, उन्नयन की ओर ले जाएं सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को, बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोग्रेस, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है उसको समझना, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करते हुए, विथ अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, किसके माध्यम से, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई के माध्यम से, दैट असाइंस जो कि सौंपता है, देम अ स्कोर, उसको एक स्कोर देता है। फिर से समझते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री कोशिश करती रही है कि जो स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिटिव मोड में लाया जाए ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए। वो कैसे होगा, बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोग्रेस, जो उनकी प्रोग्रेस हो रही है उनको एक्सेप्ट करते हुए, उनको क्या एक्नॉलेज करते हुए, किसके माध्यम से, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के माध्यम से, जो जितने भी राज्य हैं कि उसके स्कूल हैं उनको एक ग्रेडिंग दिया जाता है, उनको एक स्कोर दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, इस पे बहस किया जा सकता है कि कंट्रीज एंड स्टेट्स गवर्नमेंट्स यूज स्कूल एजुकेशन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स। जो कंट्रीज़ हैं या फिर कह लो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूज़ करते हैं, यूजेज नहीं, यूज है कि 2 सब्जेक्ट हैं, स्कूल एजुकेशन को एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल मोस्ट इफेक्टिवली वेयर द पॉलिटिकल इम्परेटिव इज स्ट्रॉन्ग। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसमें बदलाव लाया जाए, समाज में परिवर्तन लाया जाए, तो एक इस टूल की तरह यानी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता हो।
और एक कहाँ होता है, वैसे राज्यों में होता है जहाँ पे पॉलिटिकल इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब होता है एक सोच, ठीक है, एक उसको रिक्वायरमेंट समझ लो, जो कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट के तौर पे इज़ स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए, तो वहाँ पे ऐसा होता है। यानी कहना ये चाह रहा है कि इस बात पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि जो कंट्रीज और स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो यूज़ करते हैं स्कूल एजुकेशन को एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, और ज़्यादातर इफेक्टिवली वहाँ पे होता है जहाँ पॉलिटिकल इम्परेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, यानी पॉलिटिकल कंडीशन अगर देखें, यानी इसके प्रति सोच जो स्ट्रॉन्ग होता है, ये कहना चाह रहा है। द सेंटर्स एफर्ट विथ द PGI, जो सेंटर की जो एफर्ट है, कोशिश है, किसके माध्यम से, PGI के माध्यम से, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के माध्यम से, अ स्कोरिंग सिस्टम हैज़ बीन टू ट्राई एंड नैज ऑल स्टेट्स यूजिंग अ हॉल ऑफ फ्रेम अप्रोच। तो PGI जो है स्कोरिंग सिस्टम जो है हैज़ बीन टू ट्राई, इसको ट्राई करना है, एंड नज ऑल स्टेट, नज का मतलब पुश, इनकरेज करना है सारे राज्यों को, यूजिंग अ हॉल ऑफ फेम अप्रोच। ये हॉल ऑफ फेम अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं और वो जिसमें देखा जाता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है और वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है, यानी बहुत सारे राज्यों में कोई राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हॉल ऑफ फेम है वो, ठीक है। तो अगर हॉल ऑफ फेम का यूज़ किया जाए, यानी किसी पर्टिकुलर राज्य का एग्जाम्पल दे करके उसके स्कोर बतलाते हुए दूसरे राज्यों को दिखाया जाए, तो दूसरे राज्य भी इससे क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे और वो अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। ए, तो हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, वो जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं। इन द लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर्स एंड ग्रेड्स फॉर द प्री कोविड-19 ईयर, अगर लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर की बात करें या ग्रेड जो दिया गया है उसकी बात करें, एक कब का है, प्री कोविड-19 ईयर, यानी 2019-20 का ये है, यानी कोविड-19 से पहले का ये आंकड़ा है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़ एंड केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु हैव परफॉर्म्ड द बेस्ट। जिन राज्यों की बात की गई यहाँ पे या फिर यूनियन टेरिटरी की बात की गई, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, ऑल्दो हालांकि दे स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द 951,1000 पॉइंट स्लैब, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा इस स्लैब से दूर है, 951 से 1000 पॉइंट स्लैब के बीच में नहीं आ पाए हैं, इससे भी थोड़ा सा दूर है। फॉल शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज होता है, मतलब वहाँ से नहीं पहुँच पाना, एक पर्टिकुलर लिमिट से दूर रहना। द हाईएस्ट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल जो है हाईएस्ट है, कितना, 951 से 1000। इट शुड बी हार्टनिंग टू 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट देयर PGI स्कोर्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर द प्रीवियस ईयर। एक खुशी की बात है कि 33 ऐसे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पे PGI का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है प्रीवियस ईयर में। एंड इन द केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश बाई नोटवर्दी, उल्लेखनीय होता है, नोटवर्दी का मतलब 20%, यानी इन राज्यों में पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है, 20% इंक्रीज़ हुआ है। सेवरल मिडलिंग स्टेट, जो मिडिल में स्टेट्स हैं, कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल प्रोग्रेस, इसमें बहुत कम प्रोग्रेस हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। सम हैव इम्प्रूव्ड मेजरली बाय ट्विकिंग देयर डेटा, कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने केवल अपने डेटा को थोड़ा सा मूव किया है। ट्विकिंग का मतलब क्या हुआ, मामूली सुधार कह सकते हो, थोड़ा सा चेंज आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, एक्चुअली रेग्रेस्ड, दो ऐसे राज्य की बात किया, मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है और छत्तीसगढ़, ये दोनों रेग्रेस्ड मतलब होता है स्लाइड कर जाना, पीछे की ओर जाना, रेग्रेस, स्लाइड बैक कर सकते हो, पीछे चला गया। ऑल्दो द PGI स्कीम इज़ नाउ 3 years ओल्ड, अब PGI जो स्कीम है ये 3 साल पुराना है, आज का नहीं है, इसके बावजूद भी इसके अनुसार इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई इन राज्यों के द्वारा। द स्कोर इज़ डिराइव्ड यूजिंग डेटाबेस ऑन 70 पैरामीटर्स, ये जो स्कोर तैयार किए जाते हैं वो 70 पैरामीटर का मतलब होता है पैमाना,
70 जो पैरामीटर्स होते हैं, पैमाना होते हैं, उसके ऊपर होता है। सच एज एक्सेस, पहुंच, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता का अधिकार प्रदान करना, इक्विटी की बात कर, यानी कि जहाँ पे किसी भी भेदभाव के बिना जो आप व्यवस्था करते हो, इक्विटी कहलाता है। जैसे हमारे स्कूल में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, चाहे नीच हो, ऊंच हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबके बच्चे पढ़ते हैं, वो इक्विटी कहलाता है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। गवर्नेंस प्रोसेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। और इसमें जो शासन की प्रक्रिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फैसिलिटीज़ को, ठीक है। इन सब आधार पे भी जज किया जाता है। लर्निंग आउटकम्स, यानी बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है तो उसका कोई आउटकम, परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लर्निंग आउटकम का मतलब होता है सिंपली कि जो आपको पढ़ाया जाता है आप उसको व्यवहार में ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। रट्टा मारने वाली शिक्षा को हम लोग लर्निंग आउटकम के तहत नहीं रख सकते हैं। अगर आपको सिखाया गया कि पेड़ लगाना चाहिए, आप पेड़ लगाना चाहिए आपने स्कूल में सीखा और आप उसको इम्प्लीमेंट घर में करते हो, तो समझा जाएगा कि आपके अंदर लर्निंग आउटकम आ रही है। अगर आपको रुपया, पैसा के बारे में बताया गया और घर में अगर पैसा का लेन देन करने में अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो ये लर्निंग आउटकम कहलाता है। तो लर्निंग आउटकम को जज किया जाता है। यानी हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो ग्रेड दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है पार्टिकुलर राज्य को, स्कूलों को किस आधार पर दिया जाता है, तो उसमें 70 पैरामीटर्स हैं, पैमाना है, जिसमें एक्सेस हो गई, इक्विटी मतलब जो पहुंच, इक्विटी का मतलब होता है समानता है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लर्निंग आउटकम्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस प्रोसेस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, इन सब आधार पे दैट आर मोस्टली सेल्फ रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स बट वेटेड बाय द सेंटर। ये सारी जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में सेल्फ रिपोर्ट दिया जाता है, यानी खुद से रिपोर्ट तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, अपने राज्य के स्कूल के बारे में। और वेटेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, VET। वेट का मतलब होता है उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, तो असेसमेंट करना। वेट का मतलब असेसमेंट कह सकते हो। तो आंकड़ा दिया जाता है स्टेट्स के द्वारा, लेकिन इस बात का असेसमेंट कौन करता है? सेंटर के द्वारा इसका असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। विथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये जो NAS है, डेटा ऑल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट करना का मतलब शामिल करना, इंक्लूड करना, शामिल करना या इंक्लूड करना। तो इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS जो होता है वो हर राज्य के हर ज़िले में स्कूल में प्रेजेंट कंडीशन को क्या करता है? इवेल्युएट करता है, और ये राष्ट्रीय स्तर पे अपना आंकड़ा प्रस्तुत करता है। तो इसका भी सहारा लिया जाता है, इसके भी डेटा को इसमें शामिल किया जाता है। ऑन सम पैरामीटर्स सच एज अनइवन लर्निंग आउटकम्स बिटवीन स्टूडेंट्स एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड अदर्स। कुछ ऐसे कंडीशंस को भी ध्यान दिया जाता है जहाँ पे कोई अगर आउटकम, जो लर्निंग आउटकम में जो डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, वैसे स्टूडेंट्स जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के हैं, डिप्राइव्ड का मतलब वंचित वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इनके ब्रीज द गैप का मतलब होता है इनके बीच में जो ऊपर ऊंच और नीच का जो खाई है वो बांटने का प्रयास किया जाता है, उसको बराबर करने, इक्वल करने का प्रयास किया जाता है। अर्न अ बेटर स्कोर, ये भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त किए हैं। फिर से समझते हैं। ऑन सम पैरामीटर, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, देखिए यहाँ पे सम पैरामीटर्स है ना, सच एज, कौन कौन सा पैरामीटर है? अनइवन लर्निंग आउटकम्स बिटवीन स्टूडेंट्स एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड अदर्स। अनइवन डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं जो कि आप समाज की मुख्य धारा में नहीं है, जिसको वंचित वर्ग कहा जाता है, और दूसरे के बीच में जो कंपेयर होता है, उनके गैप को थोड़ा सा ब्रीज करने का प्रयास किया गया, पाटने का प्रयास किया गया है, और इसका भी एक अच्छा स्कोर है, ऐसा समझ लो। द सेंटर विथ इट्स ट्रांसपेरेंट स्कोर, द सेंटर है अपने ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ये नहीं कि मेरा राज्य है तो वहाँ का मैं अच्छा दिखाऊंगा, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ का बुरा दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर ट्रांसपेरेंट स्कोर के साथ आई है, और जो भी डेटा इसका है या सब टॉपिक है सब मैं अवेलेबल करवा दिया पब्लिक डोमेन में, यानी कोई भी इसके बारे में जान सकता है, ये कोई सीक्रेट नहीं रहा।
तो देखिए अभी कॉमन एरर में भी दिया गया था, द सेंटर सिक्स टू क्रिएट, यानी वांट्स टू क्रिएट अ रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम, वैसा सिस्टम जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, दैट लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कैन टैप इनटू, ताकि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो टैप कर लें। टैप का मतलब होता है, इस यहाँ पे नल नहीं है, टैप का मतलब होता है टू यूज़ समथिंग और टू यूटिलाइज समथिंग, यानी ये डेटा इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो रिसोर्सेज को, अपना जो रिसोर्सेज है उसको क्या कर सके, सही से टैप कर सकें, सही से यूज कर सकें। दिस इनिशिएटिव इज़ लाउडेबल। लाउडेबल वर्ड का मतलब होता है प्रशंसनीय, इसको प्रेज वर्दी बोला जाता है, प्रेज वर्दी। ये जो कदम उठाया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, ये प्रेज वर्दी है, यानी क्या है, प्रशंसनीय है। बट इट कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट्स एंड अपोजिशन पार्टी सी वैल्यू इन अ स्ट्रॉन्ग and open a school education and work to strengthen access, equity and infrastructure by boosting fees and funds to universalization। कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रशंसनीय कदम है, लेकिन एक काम तभी करेगा जब गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, दोनों इसकी वैल्यू को समझें और ओपन स्कूल एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनाना, एक्सेस पहुंच बनाएं, इक्विटी समानता बिना कोई भेदभाव के, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, और इसके लिए बजट में, यानी जो बजट बनता है उसको बजटिंग करें, यानी उसमें पैसा वगैरह कंट्रीब्यूट करें, फंड्स अवेलेबल कराया जाए फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है फॉर ऑल, नॉट फॉर वन, फॉर एवरीवन, यानी सब के लिए व्यवस्था करवाने की जो होती है एक लार्ज एरिया में, लार्ज कम्युनिटी को, तो उसको यूनिवर्सलाइजेशन करा जाता है, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए बात करी जा रही है। इट इज़ सच कमिटमेंट दैट लेड साउदर्न एशिया टू कैरी आउट अ रेनासांस इन स्कूल एजुकेशन इन द लैटर डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी। यही कमिटमेंट था जो कि साउथ ईस्ट एशिया जो है उसको कैरी आउट मतलब कंटिन्यू करवा पाया। रेनासा को फिर से लाया, कहाँ, रेनासा का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से रीअवेकनिंग यानी रेनासा। तो रेनासा रीअवेकनिंग लाया कहाँ, स्कूल एजुकेशन में, लेटर डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी को जो लेटर बाद वाला जो डिकेड्स था आखिरी वाला, उसमें क्या लाया, वहाँ पे एक पुनर्जागरण लाया, रिवॉल्यूशन लेकर के आया। यानी एक कमिटमेंट, कौन सी कमिटमेंट, कि सबको एजुकेशन मिले, उसके लिए फ़ंड अलाउट हो, उसके लिए फ़ीस की व्यवस्था की जाए। यही कमिटमेंट के कारण जो साउथ ईस्ट एशिया में क्या आया, एक पुनर्जागरण आया, किसमें, स्कूल एजुकेशन में। ठीक है। ऑन द लाइन्स ऑफ मीजी एरा जापान, ऑन द लाइन्स ऑफ मीजी एरा के बारे में जाने, और ऑन द लाइन्स ऑफ मतलब होता है सिमिलर टू, के जैसा, सिमिलर टू, और ऑन द लाइन्स ऑफ हो गया, और दूसरा मीजी एरा क्या कहलाता है। मीजी एरा जो है वो जापान से रिलेटेड है। ये जो एरा होता है इसका अगर समयावधि देखें तो सितंबर 1868 से स्टार्ट होकर के जुलाई 1912 तक है, 1912 ईस्वी तक जो एक काल कहलाता है वो मीजी एरा कहलाता है जापान में। क्योंकि इस दौरान यानी 1868 से 1912 के दौरान वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड या कह लो इनक्रेडिबल इंफॉर्मेटिव या फिर कह लो स्कूल एजुकेशन में वहाँ पे चेंजिंग आई थी। ठीक है। तो जापान का एरा जो कहलाता है वो कहलाता है मीजी एरा या मीजी एरा ऐसा कहा जा सकता है। मीजी एरा कहा जाता है, मेजी नहीं, मीजी, जापान में। ठीक है। 1800 याद रखिएगा, 1868 से 1912 ईस्वी तक की जो काल था, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट खासकर एजुकेशन में हुआ था जापान में, इसलिए इस एरा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंड विथ नॉट जस्ट पैची एक्सेस। इंडिया के जो स्कूल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कंटेंड करना पड़ेगा। कंटेंड का मतलब यहाँ पे ग्रैपल करना पड़ेगा। ग्रैपल का मतलब होता है कोप विथ, सामना करना पड़ेगा, किसके साथ,
पैची एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पैची मतलब होता है उतार चढ़ाव वाला, नॉट रेगुलर, इरेगुलर, तो उसके साथ आपको सामना करना पड़ेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी के साथ फाइट करना पड़ेगा आपको। बट मेजर इक्विटी इश्यूज़, और सबसे बड़ा इशू है इक्विटी का। इक्विटी का मतलब होता है जो भेदभाव का, भेदभाव वाला मुद्दा है। यानी कहना है इक्विटी का मतलब तो समानता होता है। तो समानता का मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास पैसा जितना है वो मेरे पास है तभी समानता हो गया। हमारे देश में कई मुद्दे ऐसे होते हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ साथ फाइनेंशियल मुद्दा भी होता है। इक्विटी इश्यूज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इक्विटी इश्यूज़ दैट हैव कम टू द फोर ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान जो इक्विटी का इशू है वो सामने आया है। क्लियरली द शैडो ऑफ कोविड-19 विल परसिस्ट ओवर द एजुकेशन सिस्टम फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। कहा जा रहा है कि इस बात पे कोई शक नहीं है कि जो शैडो, इसका प्रभाव है किस चीज़ का, कोविड-19 का, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू रहेगा ओवर द एजुकेशन सिस्टम। किसके ऊपर? एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। फॉर द फोर्सिएबल का मतलब होता है निकट फ्यूचर में, मतलब भविष्य में। एंड फर्दर प्रोग्रेस ऑन ऑल पैरामीटर्स विल डिपेंड ऑन द ब्रिजिंग द गैप्स। और फर्दर प्रोग्रेस उस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पैरामीटर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना इस गैप को ब्रिज करते हो, यानी गैप को भरने का प्रयास करते हो। आपने नोटिस किया होगा कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पास लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, उनके पास टैब हैं, वो घर पे बैठ करके आराम से ऑनलाइन टीचिंग कर पाते हैं। वहीं अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे सब कुछ रहते हुए भी जो बच्चे होते हैं वो डिप्राइव्ड सेक्शन के होते हैं, और उनके पास इन सब चीज़ों का अभाव होने की वजह से कोविड-19 के काल में इस बात का पता चल गया कि एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पे कमियां हैं और इसको पाटने का कैसे प्रयास किया जाए। क्योंकि यहाँ पे मनी है, पैसा है, जो कि दोनों के बीच में गैप क्रिएट कर रहा है, और जिसकी वजह से जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको डायरेक्ट यहाँ तक एक्सेस नहीं हो पाता है। यही बात की ओर इशारा किया जा रहा है लेखक के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैची एक्सेस है, पहुँच है, ठीक है, उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें कोविड-19 का प्रभाव जारी रहेगा, ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा। एंड फर्दर प्रोग्रेस ऑन ऑल पैरामीटर्स विल डिपेंड ऑन ब्रिजिंग गैप। अगर दोनों के बीच में अगर गैप को पाटने का प्रयास करेंगे तभी, पर्टिकुलरली ऑन डिजिटल टूल्स, जैसा मैंने अभी बताया कि डिजिटल टूल्स की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज़ फॉर एक्सेस, सब्सिडीज़ दिया जाए, फाइनेंशियल हेल्प दिया जाए ताकि उनको भी यहाँ तक पहुँच हो जाए। द PGI स्कोर्स शो दैट, जो PGI का स्कोर है वो बतलाता है कि द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स आर फर्म ग्राउंड। ऑन फर्म ग्राउंड एक फ्रेज होता है, यानी वो अपने बलबूते होना, यानी वो अपना पैर जमाए हुए हैं, मतलब अच्छे कंडीशन में हैं, ठीक है। टू अचीव दिस, यानी साउथ की जो स्टेट्स हैं, केरला वगैरह देखते होंगे नंबर 1 पे रहता है, तो अपना व्यवस्था वो पूरी तरह से किए हुए हैं, यानी अपने आप पे वो डिपेंड, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। यानी वो अपना रिसोर्सेज जो इसके लिए ज़रूरत है वो सारे व्यवस्था किए हुए हैं, यानी अपने पैर पे खड़े हुए हैं वो। टू अचीव दिस वाइल दोज इन सेंट्रल इंडिया, वैसे स्टेट जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, आर लेस रिसोर्स्ड, वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है। व्हाट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस इज दैट, जो एविडेंट का मतलब स्पष्ट दिखता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के एनालिसिस से, वो ये है कि गवर्नेंस प्रोसेसेस आर द वीकेस्ट लिंक इन सम स्टेट्स। गवर्नमेंट का जो प्रोसेसेस है वो सबसे कमज़ोर है कुछ स्टेट्स में। अ न्यू डील फॉर स्कूल्स कैन ट्रांसफॉर्म देम एज अ राइट टू एजुकेशन लॉ इनविसेस। कहा जा रहा है कोई नया डील लेकर के अगर आएँ तो स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि द राइट टू एजुकेशन लॉ इनविसेस, अगर आप इनविसेस का मतलब होता है परिकल्पना करना, फोरसी करना, फोरकास्ट करना, ठीक है, प्रेडिक्ट करना, परिकल्पना। अगर राइट टू एजुकेशन लॉ की अगर परिकल्पना करें तो स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन हमारे देश में राइट अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये आप जान लीजिए, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 21A में आता है, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में आपके। 21A का जो होता है आर्टिकल, उसमें इसकी प्रावधान की गई है। और RTE राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था 4
अगस्त को 2009 में 2009 में, चूँकि मैं बिहार सरकार में टीचर हूँ तो मुझे पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो 4 अगस्त 2009 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और ये आर्टिकल 21A में है, ठीक है। तो आज के एडिटोरियल बस इतना ही। आप कॉमन एरर्स के साथ साथ एडिटोरियल जरूर पढ़ लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।